Hello everyone, welcome back to the channel. I hope all of you are doing well and today's video is about multidisciplinary case study जिसको आप में से कई लोग MCS बोलते हैं, कई लोग MDCS बोलते हैं। अभी जो MCS की सीरीज होने वाली है ये चैप्टर वाइज होगी। हर इंडिविजुअल चैप्टर के हर केसेस को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आपके पार्ट पे आप लोगों को क्या करना है, ये जो केस स्टडी होने वाली है इसकी जो स्टोरी होने वाली है ये आपको राइट डाउन कर लेनी है, या तो आपकी नोटबुक में या फिर आपको जो हमारी आईसीएसआई की मॉड्यूल है उसी में आप नोट डाउन कर सकते हो। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि जब भी आप एमसीएस का रिवीजन करेंगे तो वो स्टोरी पढ़ के आप समझ सकते हैं कि इस केस स्टडी में क्या दिया हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन इन द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट केस। जो फर्स्ट केस है वो है बिटवीन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और इस केस का जो डिसीजन यहाँ पे दिया है वो दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अब इस केस में हुआ क्या, एक तरफ था टाटा ग्रुप और दूसरी तरफ थे साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री वॉज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन इन टाटा ग्रुप, लेकिन बाद में कुछ चीजों को देखते हुए साइरस मिस्त्री जो हैं उन्हें टाटा ग्रुप से रिमूव कर दिया गया, निकाल दिया गया। जब ऐसा हुआ तो साइरस मिस्त्री जो हैं उन्होंने एनसीएलटी में केस फाइल किया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में केस फाइल किया कि कंपनी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है, टाटा ग्रुप में ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हो रहा है। उन्होंने ऐसा केस फाइल किया। जब एनसीएलटी के पास ये केस गया तो एनसीएलटी ने उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। एनसीएलटी ने कहा कि जो हमने फैक्ट्स देखे हैं उसके हिसाब से कंपनी में कोई ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं हो रहा है। अब साइरस मिस्त्री जो है इससे अग्रीव्ड हो गए। जो साइरस मिस्त्री है उन्होंने एनसीएलटी मतलब कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल की अगेंस्ट डिसीजन ऑफ एनसीएलटी। जब एनसीएलटी का डिसीजन आया तो एनसीएलटी ने कहा कि टाटा ग्रुप गलत है और साइरस मिस्त्री जो है वो सही है। एनसीएलटी ने क्या किया था, एनसीएलटी ने बोला था टाटा ग्रुप सही है, एनसीएलटी कह रहा है कि साइरस मिस्त्री सही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हुई। जब सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हुई तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया इन फेवर ऑफ टाटा ग्रुप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में टाटा ग्रुप सही है और साइरस मिस्त्री यहाँ पे गलत है। जो कंपनी है उसमें कोई ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं हो रहा। डिसीजन में आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, टाटा सन्स अपील आर अलाउड। टाटा सन्स की अपील को अलाउ किया सुप्रीम कोर्ट ने और एसपी ग्रुप अपील आर डिसमिस। जो एसपी ग्रुप की अपील थी उसको डिसमिस कर दिया गया और फाइनली ये बोला गया कि जो टाटा सन्स है वो यहाँ पे करेक्ट है, कंपनी में कोई ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं हो रहा है। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस हुआ अरुण कुमार वर्सेस जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और यहाँ पे जो डिसीजन दिया है वो दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अब इस केस में देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है पर्सन इन एलिजिबल इन सेक्शन 29A ऑल्सो इन एलिजिबल इन सेक्शन 230। यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात हुई थी। आपने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ा होगा, उसमें एक सेक्शन आता है सेक्शन 29A। सेक्शन 29A के अंदर बताया गया है इन एलिजिबिलिटी टू सबमिट रिजोल्यूशन प्लान। उसमें बताया है कि कौन ऐसे पर्सन होंगे जो कि रिजोल्यूशन प्लान को सबमिट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आया था अगर एक पर्सन उस सेक्शन 29A के अंदर इन एलिजिबल हो जाता है कि वो रिजोल्यूशन प्लान नहीं सबमिट कर सकता, तो क्या सेक्शन 230 जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट पढ़ते हैं वहां पे भी वो स्कीम प्रपोज करने के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था। तो यस, यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई पर्सन 29A में रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करने के लिए इनएलिजिबल है तो वो पर्सन सेक्शन 230 जो कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का होता है उसमें भी स्कीम प्रपोज करने के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे उनका ये कहना था कि अगर हमने किसी पर्सन को 29A में इनएलिजिबल किया है कि वो रिजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं कर सकता और दूसरी तरफ अगर हम उसको बोलेंगे कि वो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम को प्रपोज कर सकता है तो वहां पे जो पर्पस होगा वो डिफीट होगा। तो इसलिए बोला गया कि अगर एक पर्सन 29A में इनएलिजिबल है तो 230 में भी इनएलिजिबल होगा। यहाँ पे आप इस लाइन में देख सकते हैं लिखा हुआ है अ पर्सन हु इज इनएलिजिबल अंडर सेक्शन 29A of Insolvency and Bankruptcy Code 2016 to submit a resolution plan is also barred from proposing a scheme of compromise and arrangement under section 230 of the Companies Act 2013। तो यहाँ पे ये केस था। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होगी। जो थर्ड केस है वो है ब्रिलियो टेक्नोलॉजी वर्सेस आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और यहाँ पे जो केस है वो किसके पास है, एनसीएलटी। इस केस में क्या हुआ, आपने पढ़ा होगा सेक्शन 66 रिडक्शन ऑफ कैपिटल का कि कोई भी कंपनी अपनी कैपिटल को
रिड्यूस कर सकता है प्रोविजंस को फॉलो करके। यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी ने ये डिसाइड किया कि जो नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो कैपिटल है उसे रिड्यूस किया जाएगा, जिसको हमने यहाँ पे जो वर्ड दिया है वो है सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कैपिटल, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप का जो नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर्स हैं उनकी कैपिटल को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो इसको बोला गया सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सिंपल सा था कि सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कैपिटल इज अलाउड और नॉट, वही हमें यहाँ पे देखना है कि क्या सिलेक्टिव रिडक्शन अलाउड है या नहीं है। यहाँ पे क्या हुए थे कि कुछ ग्राउंड रेज हुए थे, जब हम यहाँ पे रीजंस पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ ग्राउंड्स पे इसको अपोज किया गया था कि सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कैपिटल अलाउ नहीं हो सकता। मेन ग्राउंड्स कौन कौन से वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ग्राउंड नंबर 1, नो प्रॉपर जेन्युइन रीजन हैज बीन गिवन फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल। इन्होंने कहा कि कोई आपने एक प्रॉपर रीजन हमें नहीं दिया कि आप रिडक्शन ऑफ कैपिटल क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आया वो ये आया, रिडक्शन ऑफ कैपिटल जरूरी नहीं है कि हमेशा अक्यूमुलेटेड लॉस के टाइम पर ही हो। कंपनी में अगर बहुत सारे लॉसेज है, अक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, तो ही वो रिडक्शन करे कैपिटल का। रिडक्शन ऑफ कैपिटल दूसरे कई रीजन की वजह से भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल सही है। ग्राउंड नंबर 2, कंसेंट एफिडेविट फ्रॉम क्रेडिटर हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड। दूसरा ग्राउंड ये रेज किया गया कि जो क्रेडिटर्स हैं उनसे कंसेंट एफिडेविट आपने ऑब्टेन नहीं किया, इसलिए आप रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं कर सकते। यहाँ पे ये बोला गया था कि प्रोविजन में कहीं नहीं लिखा कि कंसेंट एफिडेविट आपको ऑब्टेन करना है। प्रोविजन में तो क्या लिखा हुआ है, आपको क्रेडिटर्स को नोटिस देना है। क्रेडिटर्स का अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो बताएंगे। अगर वो 3 मंथ्स तक अपना कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देते तो ऐसा माना जाएगा कि क्रेडिटर्स की एनओसी है, मतलब उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और आप रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कंसेंट एफिडेविट लेना जरूरी होगा। यहाँ पे अगर 3 महीने तक उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो हम रिडक्शन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर मेकिंग पेमेंट टू नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर। थर्ड पॉइंट ये रेज हुआ कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आप यूज नहीं कर सकते नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर को देने के लिए। लेकिन हम बात करें ना सेक्शन 52(2) की, जिसमें बता के रखा है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो उसमें बता के रखा है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकते हैं फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि नॉन प्रमोटर को पैसा देना है तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज भी कर सकते हैं और सिलेक्टिव रिडक्शन कर सकते हैं, ये कोई प्रॉपर ग्राउंड नहीं है कि आप उसको अपोज करो। उसके बाद ग्राउंड 4 यही था कि सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ शेयर होल्डर इज नॉट परमिसिबल। उन्होंने कहा कि सिलेक्टिव रिडक्शन करना ये परमिसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगेन वही चीज बोली गई कि सिलेक्टिव रिडक्शन जो है कैपिटल का वो किया जा सकता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे इन्होंने ग्राउंड दिया वो दिया कि सेक्शन 66 में यहाँ पे रिडक्शन ऑफ कैपिटल की पिटीशन नहीं आनी चाहिए थी, ये आपको फाइल करना था 230 232 में, जिसमें हम बात करते हैं कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की। यहाँ पे बताया कि जब सेक्शन 66 में रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की बात होती है, ये जो पिटीशन है ये उसी में कवर होगा, ना कि 230 एंड 232 में। यहाँ पे जितने भी ग्राउंड्स थे सबका जो कंक्लूजन था वो यही था कि सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कैपिटल अलाउड है। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट केस पे, और नेक्स्ट केस जो है वो है हमारा केस नंबर 4। केस नंबर 4 हुआ था विजया साई वर्सेस वेमुलापल्ली साई। अब ये जो केस है ये कहाँ पे है, एनसीएलटी ने इसका डिसीजन दिया था। इस केस को बहुत अच्छे समझना। एनसीएलटी को एक पावर दी थी कि अगर किसी सिचुएशन में एनसीएलटी को ऐसा लगता है कि किसी कंपनी का फॉरेंसिक ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट है तो एनसीएलटी उसका ऑर्डर पास कर सकता है। हमने एनसीएलटी को पावर दी कि एनसीएलटी को जब भी ऐसा लगेगा कि फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए तो एनसीएलटी उसका ऑर्डर पास कर सकता है। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, जो वेमुलापल्ली है उन्होंने विजया के अगेंस्ट में एनसीएलटी में एक पिटीशन फाइल की, और पिटीशन में ये बोला कि वो चाहते हैं कि इस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हो या फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। एनसीएलटी ने सब कुछ देखा और एनसीएलटी ने फॉरेंसिक ऑडिट का ऑर्डर पास कर दिया। एनसीएलटी ने उस ऑर्डर में लिखा कि ये फॉरेंसिक ऑडिट होगा सिंस 2004। तो 2018 में ये स्टैंड कर रहे हैं और बोल रहे हैं 2004 से फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। विजया जो है उन्होंने एनसीएलटी को कहा कि सबसे पहली चीज तो ऐसा कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है जो ये प्रूव करे कि कंपनी में कुछ गलत हो रहा है और फॉरेंसिक ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है। और दूसरी चीज,
कि जब हम कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हैं तो वहां पे अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो 8 इयर्स के लिए हमें मेंटेन करने होते हैं, हमारे पास प्रिजर्व करके रखने होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपने मोर देन 15 इयर्स के लिए फॉरेंसिक ऑडिट को ऑर्डर करवा दिया, जो कि गलत है। ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है जो यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा हो कि फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। और उसमें भी आपने जो ऑर्डर पास किया है वो मोर देन 15 इयर्स का है कि 15 इयर्स की जो रिकॉर्ड है उनको आपको क्या करना है, फॉरेंसिक ऑडिट करवाना है। जबकि कंपनीज एक्ट कहता है कि अराउंड 8 इयर्स के लिए मिनिमम आपको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। एनसीएलटी ने यहाँ पे जो अपील थी उसको अलाउड किया। नेक्स्ट हमारा जो केस नंबर 5 है वो है काले दुनिया जूट एंड फाइबर्स वर्सेस एक्सिस। ये जो केस है इसका डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, वेदर एनी क्रेडिटर अदर देन द क्रेडिटर हु व्हाइल वाइंडिंग अप पिटीशन कैन अप्लाई। यहाँ पे जो डिसीजन था वो आया था पेंडिंग केस ऑफ हाई कोर्ट ट्रांसफर टू एनसीएलटी। इस वाले केस में क्या हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट तो अभी अभी आया है। इसके पहले क्या होता था, अगर कोई भी पर्सन ने पेमेंट करने में कोई भी डिफॉल्ट किया है तो उसके अगेंस्ट में वाइंडिंग अप पिटीशन कंपनीज एक्ट 2013 में फाइल की जाती थी। और वो जो पिटीशन थी वो कोर्ट में हमें, हाई कोर्ट में हमें फाइल करनी होती थी। अब इस वाले केस में क्या हुआ, ये जो एक्सिस निर्माण है इसके किसी क्रेडिटर को अपना अमाउंट नहीं मिला। जो क्रेडिटर थे उन्होंने एक्सिस के अगेंस्ट में वाइंडिंग अप पिटीशन फाइल कर दी हाई कोर्ट में। वाइंडिंग अप पिटीशन फाइल हुई, हाई कोर्ट ने वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी पास कर दिया। इसके बारे में जब एक्सिस को पता चला कि कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, वहां पे एक्सिस ने क्या करा, जो भी अमाउंट रीपे करना था वो सारा रीपे कर दिया। और जब ऐसा कुछ हुआ कि जब ऑलरेडी रीपे हो चुका है तो वाइंडिंग अप कंपनी को करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हाईकोर्ट ने क्या कहा कि ना ही हम वाइंडिंग अप के ऑर्डर को कैंसिल करेंगे, ना ही हम प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो हाईकोर्ट ने यहाँ पे बोला कि आपके अगेंस्ट में कोई वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी और जो ऑर्डर हमने पास कर दिया है ऑलरेडी हम उसको कैंसिल भी नहीं करेंगे। जो चीज जैसी सिचुएशन में है वो वैसी ही रहेगी। देखा जाए तो वाइंडिंग अप का ऑर्डर एक तरीके से पेंडिंग रखा गया हाई कोर्ट में। उसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट जो है वो फोर्स में आ गया। जो काली दुनिया जूट है ये भी एक क्रेडिटर है एक्सिस के, ये कोई दूसरे क्रेडिटर है एक्सिस निर्माण के। क्या हुआ कि जब काले दुनिया को अपना पैसा एक्सिस निर्माण से नहीं मिला, काले दुनिया ने एनसीएलटी में सीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन फाइल की। एनसीएलटी ने कहा कि एक्सिस निर्माण के अगेंस्ट में ऑलरेडी एक बाइंडिंग अप का ऑर्डर हाई कोर्ट में पेंडिंग है और दूसरी तरफ आप सीआईआरपी लेके आ गए और दोनों चीज अपोजिट है तो साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती, क्योंकि एक तरफ तो वाइंड अप हो रहा है मतलब कंपनी बंद होने वाली है और दूसरी तरफ हम रिजोल्यूशन कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती। दुनिया ने हाईकोर्ट को अप्रोच किया और हाईकोर्ट को कहा कि आप ये जो केस है इसे एनसीएलटी में ट्रांसफर कर दो। काले दुनिया ने हाईकोर्ट को कहा कि पहले एनसीएलटी नहीं था, सारे केसेस कोर्ट में जाते थे, लेकिन अब एनसीएलटी सेटअप हो चुका है, अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आ गया है, तो जो भी सारे केसेस हैं एनसीएलटी को ट्रांसफर कर दो। लेकिन हाईकोर्ट ने केसेस को ट्रांसफर करने से मना कर दिया। तो ये लोग कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अपील फाइल की। हाई कोर्ट के जितने भी पेंडिंग केसेस हैं रिलेटेड टू दिस केस उसे एनसीएलटी में ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि एनसीएलटी डिसाइड करे वाइंडिंग अप सीआईआरपी आगे किसमें प्रोसीड करना है। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ऑर्डर आया कि जो भी सारे पेंडिंग केसेस हाई कोर्ट के पास हैं वो सारे केसेस एनसीएलटी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। If High Court is allowed to proceed with the winding up and NCLT is allowed to proceed with an inquiry into the application under Section 7 IBC, the entire object of the IBC will be thrown to the winds। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर एक तरफ हम वाइंडिंग अप चलने देंगे और दूसरी तरफ अगर हम सेक्शन 7 ऑफ आईबीसी में एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड करेंगे, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का ऑब्जेक्ट है वो किसी काम का नहीं रहेगा। The proceeding for winding up pending before the company court against first respondent is ordered to be transferred to NCLT। ऑर्डर पास किया कि जो वाइंडिंग अप की पिटीशन कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, उसे ट्रांसफर कर दिया जाए एनसीएलटी के पास। तो ये था हमारा केस। देन हमारा अगला केस यहाँ पे क्या है, आशीष ओ लालपुरिया वर्सेस कुमाका इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एनसीएलटी न्यू दिल्ली का यहाँ पे ऑर्डर है। यहाँ पे क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल सा था कि अंडर सेक्शन 230 whether NCLT has power to waive off requirement to give notice to regulator।
आपने सेक्शन 230 पढ़ा ही होगा, जो कि होता है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का। जब भी हम सेक्शन 230 पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है कि जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करने के लिए नोटिस है वो आपको अपने शेयर होल्डर एंड बाकी लोगों को तो देना ही है, उसके साथ साथ जो रेगुलेटर्स हैं जैसे कि आरओसी हो गया, अगर कंपनी लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इनकम टैक्स अथॉरिटी हो गई, जितने भी रेगुलेटर्स हैं जो आपसे कंसर्न है उन सबको आपको नोटिस देना होता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये था, क्या एनसीएलटी के पास पावर है कि वो वेव ऑफ कर दे, वो मना कर दे कि आपको रेगुलेटर्स को कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। जो डिसीजन आया वो था नो। यहाँ पे एनसीएलटी के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो ये जो रिक्वायरमेंट है उसको वेव ऑफ कर दे। यहाँ पे अगर आप कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करते हो तो इट इज कंपलसरी कि जो भी सारे रेगुलेटर्स हैं आपको उन्हें नोटिस कंपलसरी देना पड़ेगा। तो सेक्शन 230 सबसेक्शन 5 जब आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है that notice under subsection 3 along with all the document in such a form as may be prescribed also be sent to सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भिजवाना है, इनकम टैक्स अथॉरिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आपको देना है, रजिस्ट्रार को देना है, स्टॉक एक्सचेंज को देना है, ऑफिशियल लिक्विडेटर को देना है। अगर कंपटीशन एक्ट में कवर हो रहा है तो सीसीआई को भी नोटिस देना पड़ेगा। एनसीएलटी के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो वेव ऑफ कर दे इस रिक्वायरमेंट को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज द ड्यूटी ऑफ ट्रिब्यूनल और कोर्ट दैट देयर ऑर्डर शुड एनकरेज कंप्लायंस एंड नॉट द डिफॉल्ट। इन्होंने कहा कि जब हमने सेक्शन में लिखा हुआ है कि रेगुलेटर्स को बताना पड़ेगा तो वो कंपलसरी है। ट्रिब्यूनल और कोई भी कोर्ट को कंप्लायंसेस को एनकरेज करना चाहिए, ना कि डिफॉल्ट को। नेक्स्ट केस, केस नंबर 7 जो कि था अरुणा ओसवाल वर्सेस पंकज ओसवाल, और ये केस का डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। इस केस में क्या हुआ, जो पंकज ओसवाल है उनके जो फादर है उनके पास एक कंपनी में थे शेयर्स। फादर है उनकी डेथ हो जाती है, डेथ हो जाने के बाद उनके सारे शेयर उनकी वाइफ को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। जो सन है पंकज ओसवाल वो फाइल करते हैं सिविल कोर्ट में एक पार्टीशन सूट। उनका होता है कि फादर की डेथ के बाद सारे शेयर उनकी वाइफ को ट्रांसफर हो गए, लेकिन अकॉर्डिंग टू सन एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, जो 1/4 शेयर्स हैं वो सन को ट्रांसफर होने चाहिए थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सन है वो ऑलरेडी सिविल कोर्ट में केस फाइल कर चुका है, लेकिन उसी के साथ साथ वो अप्रोच करता है एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी के पास वो जाता है सेक्शन नंबर 241 242 में, जो कि होता है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का। सन वो क्या करता है, एनसीएलटी में केस फाइल करता है कि कंपनी में ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे केस क्या हुआ कि एक तरफ तो केस है, पार्टीशन सूट है कहाँ पे, सिविल कोर्ट में, और एक तरफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस चल रहा है एनसीएलटी में। अब आपने अगर सेक्शन 241 एंड 242 पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि जब ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के लिए केस फाइल करना होता है तो वहां पे आपके पास 10% शेयर्स या 1/10 शेयर्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे जो सन है उनके पास 10% शेयर 1/10 शेयर्स नहीं थे, फिर भी उन्होंने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस फाइल किया। अरुणा पाल जी जो है उन्होंने उस चीज को क्या करा, अपोज किया। जो 10% शेयर्स है वो सन के पास नहीं है, तो सन केस फाइल नहीं कर सकता एनसीएलटी में। जो सन है उसने कहा कि मैं केस फाइल कर सकता हूँ एनसीएलटी में, क्योंकि मैंने सिविल कोर्ट में केस फाइल करके रखा हुआ है, उससे मुझे शेयर्स मिलेंगे, और जब मुझे शेयर्स मिलेंगे तो मेरे पास 10% शेयर्स हो जाएंगे। मतलब का कहना है उसको जो फ्यूचर में शेयर्स मिलने वाले हैं, जब सिविल कोर्ट का डिसीजन आएगा, जब हो सकता है कि उसको शेयर्स मिले, उसके बेसिस पे वो आज बोल रहा है कि मैं एनसीएलटी में केस फाइल कर सकता हूँ क्योंकि मुझे फ्यूचर में शेयर्स मिलने वाले हैं। इस केस में एनसीएलटी ने जो सन की पिटीशन थी उसको एडमिट भी कर लिया। जब केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास तो सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया एनसीएलटी का ऑर्डर, और कोर्ट का कहना था कि आप प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है। सन के पास अभी तक 10% शेयर्स है नहीं, और जब तक उसके पास 10% शेयर्स नहीं आ जाते वो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस फाइल नहीं कर सकता। एनसीएलटी ऐसा प्रिज्यूम नहीं कर सकती कि सिविल कोर्ट का केस आएगा वो इसी पर्सन के फेवर में होगा और उसके बेसिस पे हम एडमिट कर ले किसी की भी पिटिशन, ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या करा, एनसीएलटी के जो ऑर्डर्स थे उसको सेट असाइड कर दिया। The decision in a civil suit would be binding between the party on the question of right title interest. It is the domain of civil court to determine the right title interest in a state in a suit for partition.
केस है केस नंबर 8, वो हुआ था संदीप अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में। इस केस अच्छे से समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक स्कीम के बारे में जो कि थी CFSS। आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है CFSS। CFSS का फुल फॉर्म है कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम। इस स्कीम में क्या हुआ था और ये स्कीम कब आई थी? ये स्कीम आई थी ड्यूरिंग कोविड। जब कोविड स्टार्ट हुआ तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जो कि फाइलिंग्स नहीं कर पा रही थी। उनके बहुत सारे पुराने फाइलिंग्स भी क्या थे, पेंडिंग थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाली जिसका नाम था कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम, मतलब कि कंपनी एक नई शुरुआत करे। इस स्कीम में बोला गया था बहुत सारी ऐसी कंपनियां होंगी जिन्होंने कुछ पुरानी फाइलिंग्स नहीं की है, उनको बोला गया कि आपने चाहे किसी भी ईयर की फाइलिंग नहीं की हो, आप अगर 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक में वो फाइल करोगे तो आपके ऊपर कोई भी एडिशनल फीस नहीं चार्ज की जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल 2018 का कोई फॉर्म था जो कि कंपनी फाइल नहीं कर पाई, अगर वो 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच में फाइल करेगी तो कोई भी एडिशनल फीस आपके ऊपर चार्ज नहीं की जाएगी। एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट वहां पे कंपनी को दिया गया था। ये जो स्कीम आई थी कोविड के दौरान आई थी ताकि कंपनी को अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिल सके। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ और क्यों इस स्कीम की बात यहाँ पे की गई? यहाँ पे दो कंपनी के नाम लिखे, एक है कोक्सन और दूसरा है कुशल पावर। दोनों कंपनी में सेम डायरेक्टर वर्किंग कर रहे थे। आपको पता है कि सेक्शन 164 जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर का होता है, उसमें सब सेक्शन में लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी पर्टिकुलर ईयर्स तक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपने एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं करती है तो उस केस में उनके जो डायरेक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उनके डिन को कैंसिल कर दिया जाता है, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और वैसे ही अगर कोई कंपनी पर्टिकुलर ईयर तक ये सब फाइल नहीं करती है तो कंपनी को स्ट्रक ऑफ भी कर दिया जाता है। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, कुशल पावर को आरओसी से स्ट्रक ऑफ कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए थे। और साइमल्टेनियसली क्या हुआ कि कुशल पावर के जो डायरेक्टर्स थे उनके डिन को कैंसिल कर दिया गया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यही सेम डायरेक्टर कोक्सन पेपर्स के अंदर भी क्या कर रहे थे, वर्किंग कर रहे थे। जब क्या हुआ कि इस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन आई, इस तरीके से उनके डिन डीएक्टिवेट हो गए, तो कोक्सन पेपर्स की जो फाइलिंग करनी थी वो फाइलिंग्स भी वो लोग नहीं कर पाए। जब ड्यूरिंग कोविड ये वाली स्कीम आई, कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम, उन्होंने यहाँ पे कहा कि जब आप सबको रिलैक्सेशन दे रहे हो कि कंपनी की जो भी पुरानी फाइलिंग्स है कंपनी वो फाइलिंग्स कर सकती है, यहाँ पे हमको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए कि हमारे जो डिन है वो एक्टिवेट हो जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी दूसरी कंपनी है कोक्सन, उसकी हम फाइलिंग नहीं कर पा रहे। किस वजह से? क्योंकि हमारे डिन को डीएक्टिवेट कर दिया गया है, हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो जब इन्होंने यहाँ पे फाइल किया तो यहाँ पे डिसीजन ये आया कि जब हम ये स्कीम लेके आए हैं तो उसका बेनिफिट इन लोगों को भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे डिसीजन पास किया गया कि जो भी डायरेक्टर्स हैं उनके डिन को एक्टिवेट किया जाए, जो कोक्सन पेपर्स की फाइलिंग्स उन्हें करनी है वो लोग इजीली कर पाए। तो यहाँ पे जो ये पूरा केस था ये CFSS से रिलेटेड था। नंबर 9 है, अगेन है आशीष ओ लालपुरिया वर्सेस कुमाका इंडस्ट्री। अभी जो हम ऊपर देख के आ चुके हैं सेम वही केस यहाँ पे दिया हुआ है। केस का क्वेश्चन क्या था कि वेदर NCLT हैज अ पावर टू वेव ऑफ द रिक्वायरमेंट टू गिव नोटिस टू रेगुलेटर्स। तो यहाँ पे जो हमारा डिसीजन था वो था NCLT कैन नॉट वेव ऑफ। यहाँ पे नेक्स्ट केस, केस नंबर 10 हुआ था मिस्टर पंकज कुमार वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी मुंबई, और यहाँ पे जो डिसीजन दिया है वो दिया है NCLT ने। स्टोरी क्या थी, क्या यहाँ पे हुआ था, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले एक कंपनी थी, उसका नाम स्ट्रक ऑफ किया ROC मुंबई ने। जब कंपनी स्ट्रक ऑफ हो गई तो वहां पे इनकम टैक्स अथॉरिटी आती है और वो बोलते हैं कि इस कंपनी ने इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं और कंपनी को स्ट्रक ऑफ कर दिया गया। और अब जब कंपनी स्ट्रक ऑफ हो गई है तो कैलकुलेट करना कि कितना रिटर्न उनको यहाँ पे फाइल करना है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटी का कहना था कि जो कंपनी है उसे रिस्टोर किया जाए ताकि हम इनकम टैक्स का यहाँ पे कैलकुलेशन देख पाए। यहाँ पे जो ROC मुंबई है उन्होंने अपनी NOC दे दी कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी को रिस्टोर करने में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो कंपनी है उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया गया। कंपनी से नहीं पूछा गया कि रिस्टोर किया जाए या नहीं किया जाए। तो यहाँ पे जो सिंपल सा क्वेश्चन था वो यही था कि अगर किसी कंपनी को स्ट्रक ऑफ किया जाता है और फिर उसे रिस्टोर किया जाता है, रिस्टोर करने से पहले कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जब हम OBH की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड की बात करते हैं, तो इट इज अ नेचुरल जस्टिस जो कि मिलना चाहिए।
तो यहाँ पे यही डिसीजन आया, बिफोर रिस्टोर अ कंपनी OBHS मैंडेटरी, मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको कंपनी को देना होगा। देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द ट्रिब्यूनल मस्ट गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन एंड ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर पासिंग एन ऑर्डर टू द रजिस्ट्रार, द कंपनी एंड ऑल द पर्सन कंसर्न अंडर सेक्शन 252(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो आरओसी को, कंपनी को जितने भी कंसर्न पर्सन है सभी को आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर पासिंग एन ऑर्डर ऑफ रिस्टोरेशन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट केस है, केस नंबर 11, वो है अलीबाबा वर्सेस स्मॉल फार्मर्स। कंपनी के डायरेक्टर क्या करते हैं, क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हैं। मीटिंग हो जाने के बाद एक डायरेक्टर कंपनी से रेजिग्नेशन दे देता है। रेजिग्नेशन दे देने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, जो क्लाइंट के साथ होना था, वो एग्जीक्यूट होता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ था, जो कंपनी है वो क्लाइंट को दे देते हैं चेक्स, लेकिन जो चेक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसऑनर हो जाते हैं। तो जो क्लाइंट है वो क्या करते हैं, कोर्ट में केस फाइल करते हैं कि यहाँ पे डिसऑनर हो गया है चेक का। क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा था कि वो डायरेक्टर जिसने अपना रेजिग्नेशन दिया था, वो यहाँ पे डिसऑनर ऑफ चेक के लिए लायबल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर बहुत सिंपल सा था कि कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, चेक इशू होने से पहले, चेक डिसऑनर होने से पहले ही वो पर्सन अपना रेजिग्नेशन दे चुका था। रेजिग्नेशन के बाद जो भी अफेयर्स होंगे, रेजिग्नेशन के बाद जो चेक इशू हुए हैं या चेक डिसऑनर हुए हैं, उसके लिए हम उस डायरेक्टर को लायबल नहीं कर सकते। देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर रेजिग्नेशन डायरेक्टर can't be held liable or responsible for daily affairs of the company including check issue and डिसऑनर। तो यहाँ पे जो डायरेक्टर है जिसने अपना रेजिग्नेशन ऑलरेडी दे दिया था, वो चेक इशू एंड डिसऑनर के लिए लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट केस, केस नंबर 10, बिटवीन डॉक्टर राजेश कुमार वर्सेस SFIO, दिल्ली हाई कोर्ट का यहाँ पे था डिसीजन। इस केस में क्या हुआ, एक कंपनी थी, कंपनी में चल रहे थे कुछ ऑफेंसेस। अब ऑफेंसेस के अगेंस्ट में क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इन्वेस्टिगेशन किसने किया, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने। वो जो कंपनी थी उसमें एक नॉमिनी डायरेक्टर भी अपॉइंटेड था। आपको पता होगा कि कंपनी में इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए हम नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। नॉमिनी डायरेक्टर कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था कि इस केस में जहाँ पे हमने कंपनी का इन्वेस्टिगेशन किया है, कंपनी में फ्रॉड हुआ है, तो इसके लिए क्या हम नॉमिनी डायरेक्टर को यहाँ पे लायबल कर सकते हैं क्या। यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात थी कि इन दिस केस नॉमिनी डायरेक्टर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल विदाउट एनी स्पेसिफिक एलिगेशन अगेंस्ट हिम इन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। जब तक कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में उस पर्सन, उस नॉमिनी डायरेक्टर के अगेंस्ट में स्पेसिफिक एलिगेशन ना लगा हो कि इस पर्सन ने यहाँ पे फ्रॉड किया है, तब तक हम उसको लायबल नहीं कर सकते। देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर्सन एज अ नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कांट बी समन्ड फॉर ऑफेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 128, 129, 448, read with section 447 of Companies Act 2013 without any specific allegation against him in investigation report of being complicit or having acted in bad faith when he is not involved in the day-to-day affairs of the company as well as not assigned with any executive work of the कंपनी। बहुत सिंपल सा केस था, जब तक कि नॉमिनी डायरेक्टर के अगेंस्ट में कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन ना लगे हो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, हम उस पर्सन को लायबल नहीं कर सकते। नेक्स्ट केस, केस नंबर 13, QVC एक्सपोर्ट वर्सेस कॉस्मिक फेरो अलॉय लिमिटेड। NCLT का यहाँ पे था डिसीजन। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे दो कंपनी थी, दो कंपनी ने एक एग्रीमेंट एंटर किया पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए, टेक ओवर करने के लिए किसी कंपनी को। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों कंपनी को चांस मिला कि जो थर्ड कंपनी है उसमें आप अपने नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो। एक जो ग्रुप था वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर का था और दूसरा मेजॉरिटी शेयर होल्डर का था। दोनों ग्रुप ने अपने अपने नॉमिनी डायरेक्टर को कंपनी में अपॉइंट किया। जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है उन्होंने क्या किया, माइनॉरिटी ने जो नॉमिनी डायरेक्टर क्या किया था, अपॉइंट किया था, उसे रिमूव कर दिया। क्वेश्चन यहाँ पे ये था, वेदर नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय माइनॉरिटी शेयर होल्डर कैन बी रिमूव बाय मेजॉरिटी। तो यहाँ पे आंसर ये था कि रिमूव किया जा सकता है अगर आपने सारे कंप्लायंसेस की हो, जैसे कि आपने प्रॉपर मीटिंग बुलाई है, प्रॉपर नोटिस दिया है, जो भी सारे कंप्लायंसेस होने थे रिलेटेड टू मीटिंग, अगर आपने सब किए हैं, नॉमिनी डायरेक्टर को यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे जजमेंट में क्या लिखा है, The NCLT held that as per proper notice was issued to convey EGM,
The same was received by the appellants, including the nominee director, but they did not make any representation and the EGM voted for removal of nominee director with majority. Thus there is no illegality in the process and dismiss the appeal. क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सारे कंप्लायंसेस हुए हैं तो यहाँ पे नॉमिनी डायरेक्टर को मेजॉरिटी के द्वारा निकाला जा सकता है। नेक्स्ट केस है हमारा केस नंबर 14, इकोनॉमी होटल्स वर्सेस आरओसी। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस हुआ था। इस केस में सेक्शन 66 की बात हुई है रिडक्शन ऑफ कैपिटल की। जब भी किसी कंपनी को रिडक्शन ऑफ कैपिटल करना है तो उन्हें प्रॉपर सारी प्रोसेस कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं जो कि सेक्शन 66 में दिए हुए हैं। सेक्शन 66 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की गई है कि जब भी आपको रिडक्शन ऑफ कैपिटल करना होगा आपको वहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। यहाँ पे जो कंपनी थी इकोनॉमी होटल्स, उन्होंने भी रिजोल्यूशन पास किया। जब उन्होंने अपने मिनट्स ड्राफ्ट किए तो मिनट्स में लिख दिया कि हमने पास किया है यूनानिमस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। यूनानिमस का मतलब होता है 100%, लेकिन कंपनीज एक्ट में हम देखें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन तो उसका मतलब कुछ और होता है। तो यहाँ पे इन्होंने मिनट्स में वर्ड लिख दिया यूनानिमस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ऐसा कोई वर्ड हमने नहीं देखा है कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट में हम बात करते हैं या तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे ऐसी कुछ सिचुएशन हुई। एनसीएलटी ने मना कर दिया कि हम आपको रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं करने देंगे। आपने यूनानिमस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन यहाँ पे पास करना था। जो इकोनॉमी होटल्स है उन्होंने एनसीएलटी के पास अपील फाइल की कि ये जो हमने लिखा है ना यूनानिमस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ये टाइपोग्राफिकल एरर हो गई है। हमने एक्चुअली में स्पेशल रिजोल्यूशन ही पास किया है, पर टाइपोग्राफिकल एरर की वजह से वो वर्ड वहां पे हमने मेंशन कर दिया है मिनट्स में। तो यहाँ पे एनसीएलटी ने कहा कि क्योंकि ये टाइपोग्राफिकल एरर है, कंपनी ने सारे कंप्लायंसेस किए हैं और कंपनी ने एक्चुअली में स्पेशल रिजोल्यूशन ही पास किया है, इसलिए यहाँ पे कंपनी की अपील को अलाउ किया गया। सो इट इज अ केस ऑफ टाइपोग्राफिकल एरर। Inadvertent typographical error figuring in the extract of minutes of the meeting characterizing the special resolution as unanimous ordinary resolution. The appellant has also submitted that only due to typographical error in the extract of the minute, a resolution passed unanimously by the shareholder will not cease to be a special resolution. अगला केस है हमारा केस नंबर 15, केवी ब्रह्माजी राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और केस है वो कहाँ पे है, एनसीएलटी में केस चल रहा है। इस केस में क्या हुआ था, आपको नीरव मोदी केस पता ही होगा, जिसके अंदर क्या हुआ था, फाइनेंशियल स्कैम किया गया था अगेंस्ट पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो नीरव मोदी ग्रुप है और जो गीतांजलि ग्रुप है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया, क्योंकि इतना बड़ा फाइनेंशियल स्कैम हुआ था इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया गया। जब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया तो वो नीरव मोदी ग्रुप और गीतांजलि ग्रुप के अगेंस्ट में स्टार्ट किया गया था। अब जो पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक के अगेंस्ट में क्योंकि ये स्कैम हुआ था, तो पंजाब नेशनल बैंक के जो चेयरमैन हैं उनके अगेंस्ट में एक ऑर्डर पास किया गया और बोला गया कि वो जो चेयरमैन है उनके सारी असेट्स को अटैच कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये इन्वॉल्व है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो गीतांजलि और नीरव मोदी ग्रुप का, और जो असेट्स है वो किसके अटैच कर रहे हो, पीएनबी के चेयरमैन के असेट्स को आप अटैच कर रहे हो। तो क्या ये सही है? यहाँ पे डिसीजन दिया गया कि आप उस पर्सन की, उस चेयरमैन की जो असेट्स है उसको अटैच नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पर्सन हु मे बी द हेड ऑफ सम अदर ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी रोक्ड और हिज और असेट्स not be attached in exercising the power under section 337 and 339 of the Companies Act 2013। तो इन्वेस्टिगेशन हमने किसी और का किया और हम असेट्स किसी और के अटैच कर रहे हैं, ये गलत है। नेक्स्ट केस है केस नंबर 16, विजय गोवर्धन दास कलंत्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे जो डिसीजन है वो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज लिमिटेड टू द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ विच इट इज द हाई कोर्ट। मतलब जो हाई कोर्ट का क्या होता है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है, आपको उसी जुरिस्डिक्शन में क्या करना होता है, केस फाइल करना होता है। यहाँ पे क्या हुआ, जो पिटिशनर है वो रेसिडेंट है मुंबई के, उन पे जो आरओसी एप्लीकेबल होता है वो मुंबई होता है, लेकिन उन्होंने जो रिट पिटीशन फाइल की वो की पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। तो यहाँ पे बोला गया कि हाई कोर्ट का एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है और आपको उसी जुरिस्डिक्शन में क्या करना है, केस फाइल करना है। तो यहाँ पे मुंबई में आपको क्या करना था, केस फाइल करना था, लेकिन आप कहाँ जाके केस फाइल कर रहे हो, पंजाब, जो कि गलत है। नेक्स्ट जो केस है हमारा केस नंबर 17, अरुणा ओसवाल वर्सेस पंकज ओसवाल।
ऑलरेडी समझ चुके हैं जो सन और मदर के बीच में केस हुआ था शेयर्स को लेके, जहां पे सन ने सिविल कोर्ट में भी केस फाइल किया था और एनसीएलटी में भी ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस फाइल किया था। नेक्स्ट केस है केस नंबर 18, आरओसी वेस्ट बंगाल वर्सेस करण किशोर समतानी। यहाँ पे डिसीजन किसने दिया? एनसीएलटी। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, एक पर्सन ने ऑफेंस किया। जब भी कोई पर्सन ऑफेंस करता है तो या तो उसके ऊपर सिर्फ फाइन लगता है, या तो उसके ऊपर सिर्फ इम्प्रिजनमेंट होती है, या फिर क्या होता है, फाइन और इम्प्रिजनमेंट होता है कि फाइन भी लग सकता है या इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर होता है फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि आपके ऊपर दोनों एप्लीकेबल होंगे। अब यहाँ पे इस केस में क्या हुआ कि जो पर्सन है उसने ऑफेंस किया था। ऑफेंस ऐसा था जिसमें उस पर्सन के ऊपर फाइन इम्पोज किया जाना था। उस पर्सन ने कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई किया। एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हम कंपाउंडिंग तभी कर सकते हैं जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट कंपलसरी ना हो। जैसे पर्सन के ऊपर सिर्फ फाइन लग रहा है तो आप कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर सिर्फ इम्प्रिजनमेंट लग रहा है तो आप कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर फाइन और इम्प्रिजनमेंट है तो कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई किया जा सकता है। फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट है तो कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो क्योंकि इस केस में यहाँ पे पर्सन पे सिर्फ फाइन लग रहा था तो उस पर्सन ने कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई किया। जब कंपाउंडिंग की फीस लगाई गई तो फीस थी लेस देन फाइन प्रिस्क्राइब्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट में प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि अगर आपने ये ऑफेंस किया तो आपके ऊपर इतना फाइन लगेगा। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपने एक ऑफेंस किया 50,000 से लेके 5 लाख तक आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। जब कंपाउंडिंग की फीस लगाई गई तो कंपाउंडिंग की फीस लगा दी गई से फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज। मिनिमम फाइन 50,000 तो लगता, लेकिन कंपाउंडिंग में फीस कितनी लगा दी गई? 20,000 रुपीज ही लगा दी गई। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि क्या कंपाउंडिंग की फीस मिनिमम फाइन से कम हो सकती है क्या? अगर ऐसा करने लग जाए कि जो कंपाउंडिंग की फीस है वो फाइन से भी कम रखने लग जाए तो हर व्यक्ति क्या करेगा? ऑफेंस करेगा, उस पर फाइन लगाया जाएगा, वो कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई करेगा और कम फीस देके उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि जो कंपाउंडिंग की फीस है वो या तो इक्वल टू होगी या फिर मोर देन होगी फाइन, लेकिन कभी भी लेस देन फाइन नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द इशू फॉर कंसिडरेशन इज tribunal can impose compounding fees under section 441 less than minimum fine prescribed for the offence. Compounding fees shall be less than or equal to minimum fine prescribed. केस हमारा केस नंबर 19 एसपी वेलुमनी वर्सेस मैग्नम स्पिनिंग, और यहाँ पे जो डिसीजन दिया था वो दिया था एनसीएलटी ने। यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ बेड डेट्स को क्या करा? राइट ऑफ किया। जब ये बेड डेट्स को राइट ऑफ किया गया तो कंपनी के शेयर होल्डर पहुंच गए एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी को जाके बोला कि ये जो हमारी कंपनी है इसके डायरेक्टर ने हमारी कंपनी में बेड डेट्स को राइट ऑफ कर दिया है और कुछ बोगस ट्रांजैक्शन किए हैं जिसके बारे में हमें नहीं बताया। हमें नहीं बताया कि कौन ये डेटर्स थे जिनके बेड डेट्स को इन्होंने क्या किया है? राइट ऑफ किया है। हमको इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो आप यहाँ पे ऑर्डर पास करो कि ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे एनसीएलटी ने अपना डिसीजन दिया कि जो राइट ऑफ बेड डेट्स है ये कमर्शियल डिसीजन होता है, ये कंपनी का अपना डिसीजन होता है जिसमें जुडिशियल इंटरफेरेंस सही नहीं है। तो यहाँ पे एनसीएलटी ने बोला कि जुडिशियल इंटरफेरेंस इज नॉट अलाउड इन केसेस ऑफ कमर्शियल डिसीजन। नेक्स्ट केस है केस नंबर 20, लेट मोना अग्रवाल थ्रू हर लीगल हायर मिस्टर विजय कुमार अग्रवाल वर्सेस गाजियाबाद कंपनी। यहाँ पे डिसीजन किसने दिया? एनसीएलटी ने। इस केस में हुआ ये कि एक कंपनी के अगेंस्ट में वाइंडिंग अप पिटीशन स्टार्ट की गई। जब वो वाइंडिंग अप पिटीशन पेंडेंसी में ही थी और कंपनी के नाम को स्ट्रक ऑफ कर दिया गया आरओसी से, तो कंपनी का नाम तो स्ट्रक ऑफ हो गया है लेकिन अभी भी वाइंडिंग अप की पिटीशन जो है वो क्या है? पेंडेंसी में है। क्वेश्चन यहाँ पे ये इन्वॉल्व था कि जब कंपनी अब स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है तो वाइंडिंग अप की पिटीशन प्रोसीड होगी या उसे वहीं पे खत्म करना होगा। तो यहाँ पे डिसीजन ये दिया गया कि इवन द नेम ऑफ अ कंपनी स्ट्रक ऑफ, भले कंपनी स्ट्रक ऑफ हो चुकी है लेकिन आप वाइंडिंग अप के पिटीशन में क्या कर सकते हो? आगे प्रोसीड कर सकते हो, वो कंटिन्यू रहेगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेक्शन 248 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इन नो मैनर विल अफेक्ट द पावर ऑफ अ ट्रिब्यूनल टू up the company the name of which has been struck off from the ROC। कहा कि 248 में अगर किसी कंपनी का स्ट्रक ऑफ हो भी जाता है तो भी वाइंडिंग अप को हम क्या कर सकते हैं? प्रोसीड कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल के पास वो पावर है। क्या लिखा है आगे? द क्वेश्चन फॉर कंसिडरेशन इज दैट during the pendency of winding up petition the name of the company has been struck off under section 248 of the Companies Act 2013 circumstances
वेदर द एनसीएलटी कैन प्रोसीड विद वाइंडिंग अप पिटिशन और नॉट। अगर स्ट्रक ऑफ हो गया है कंपनी का नाम तो वहां पे एनसीएलटी वाइंडिंग अप पिटिशन पे प्रोसीड कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो प्रोसीड कर सकते हैं। केस है हमारा केस नंबर 21, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस अबन ऑफशोर लिमिटेड। यहाँ पे एनसीएलटी का डिसीजन था। क्वेश्चन यहाँ पे इन्वॉल्व था कि एक हमारा होता है सेक्शन नंबर 55। सेक्शन नंबर 55 बात करता है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की, और एक होता है हमारा सेक्शन नंबर 25 जो बात करता है क्लास एक्शन सूट की। क्वेश्चन यहाँ पे ये इन्वॉल्व था कि अगर किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करवाना है तो सेक्शन 55 और सेक्शन 245 जो कि क्लास एक्शन सूट का होता है वहां पे वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पे बोला गया कि सेक्शन 55 और सेक्शन 245 दोनों में ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास राइट है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करवाने के लिए वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। दे आर नॉट रेमेडीलेस। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने रेमेडीलेस नहीं छोड़ा है, उनको भी हमने रेमेडी दी है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करवा सकते हैं एप्लीकेशन देके। अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, हाउएवर इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर व्हाइल प्रोमलगेटिंग सेक्शन 55 of the Companies Act was to compulsory provide for redemption to preference shares by doing away with the issue of irredeemable preference shares। सेक्शन 55 इसलिए लाया गया था ताकि प्रेफरेंस शेयर्स जो इशू हो वो रिडीमेबल हो और redeemable preference shares को इशू ना किया जाए। Thereby it was held that preference shareholder are not remedyless and for redemption of preference share they can file application under section 55(3) of Companies Act or alternatively they may also file application under section 245 of the Companies Act 2013 as a class action सूट। तो 55 में जाना चाहते हैं तो वहां जा सकते हैं, 245 में क्लास एक्शन सूट फाइल करना है, फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर दे कैन अप्लाई। केस है हमारा केस नंबर 22, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। यहाँ पर डिसीजन दिया है वो किसने दिया है, एनसीएलटी ने दिया है। इस केस में क्या हुआ कि रिलायंस ग्रुप की कुछ कंपनीज थी जो मर्ज हो रही थी। अब जब भी हम देखते हैं कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होता है, मर्जर अमालगमेशन होता है, तो वहां पे कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी ऐसा रही है, क्यों? क्योंकि कंपनी अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना चाहती है। ऐसी सिचुएशन होती है कि जब भी मर्जर अमलगमेशन होता है तो वहां पे टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो सकती है। यहाँ पे जो जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है इनका कहना था कि रिलायंस का जो ये मर्जर है ना इसे रोक दिया जाए, क्योंकि जब इन कंपनी का मर्जर होगा तो इससे टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होगी जो कि हमारा क्या होगा, बहुत बड़ा लॉस होगा। यहाँ पे एनसीएलटी का डिसीजन आया, जब मर्जर होता है, अमालगमेशन होता है, तो उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही हो और जो कि हो सकती है, कोई इलीगल नहीं है टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना। टैक्स इवेजन अलाउड नहीं है। अगर कोई कंपनी टैक्स का इवेजन कर रही है, इलीगल तरीके से आप टैक्स को क्या कर रहे हो, इवेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज गलत है। लेकिन अगर टैक्स रिड्यूस हो रहा है प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करके, देन इट इज अलाउड। यहाँ पे उन्होंने कहा कि मर्जर होने पर टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो सकती है, लेकिन कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है फॉर ऑब्जेक्शन। केस नंबर 23, आरुषि केरला वर्सेस आयोली अब्दुल्ला। यहाँ पे डिसीजन किसने दिया, एनसीएलटी ने दिया। क्या हुआ इस क्वेश्चन में, एक कंपनी थी, कंपनी ने कुछ डिफॉल्ट्स किए, कंपनी ने कुछ एनुअल रिटर्न बैलेंस शीट वगैरह फाइल करने में लेट कर दिया। अगर कोई भी कंपनी कोई भी फॉर्म लेट फाइल करती है तो नॉर्मल फीस के साथ साथ उनको एडिशनल फीस का पेमेंट करना होता है, तभी वो फाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी नॉर्मल फीस देनी थी प्लस एडिशनल फीस देनी थी। एनसीएलटी ने यहाँ पे क्या किया, एनसीएलटी ने यहाँ पे वेव ऑफ कर दिया कि फाइलिंग फीस भी मत पे करना और एडिशनल फीस भी मत पे करना। अब ये जो फीस है, जो फाइलिंग फीस होती है, एडिशनल फीस होती है, ये हम कहाँ पे करते हैं, आरओसी में पे करते हैं। आरओसी ने यहाँ पे क्या करा, केस फाइल किया एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी का यहाँ पे ये डिसीजन आया कि एनसीएलटी ऐसे फाइलिंग फीस और एडिशनल फीस को वेव ऑफ नहीं कर सकती। तो क्या लिखा है, एनसीएलटी पर से हैज नो पावर टू वेव ऑफ फाइलिंग और एडिशनल फीस। तो फाइलिंग फीस एडिशनल फीस इस तरीके से वेव ऑफ नहीं कर सकते। और यहाँ पे डायरेक्शन दिया एनसीएलटी ने कि आरओसी के पास फाइलिंग फीस और एडिशनल फीस पे की जाए। केस नंबर 24, आरडी वर्सेस रियल इमेज एलएलपी, और डिसीजन है यहाँ पे एनसीएलटी का। यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज किया गया कि जब हम कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ते थे तो उसमें एक प्रोविजन हुआ करता था कि इंडिया की कोई भी एलएलपी है, मतलब कोई भी इंडियन एलएलपी है, उसको मर्ज होना है किसी इंडियन कंपनी के साथ,
तो वो कैसे हो सकती है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज किया कि जब हम कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हैं तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बना हुआ कि इंडियन एलएलपी अपने आप को इंडियन कंपनी के साथ कैसे मर्ज करेगी। यहाँ पे एनसीएलटी ने अपना डिसीजन दिया कि जब हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 366, उसमें ये प्रोविजन दिया हुआ है, सेक्शन 366 में दिया हुआ है कि पहले इंडियन एलएलपी को एज पर सेक्शन 366 अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होगा, देन आप क्या कर सकते हो, इंडियन कंपनी के साथ मर्ज हो सकते हो। तो कंपनीज एक्ट में जो है ये कंपलसरी है कि 366 में आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन मर्जर क्या है, अलाउ है। केस नंबर 25 जी वासुदेवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मद्रास हाईकोर्ट का यहाँ पे डिसीजन है क्योंकि यहाँ पे रिट पिटीशन फाइल की गई थी। क्वेश्चन यहाँ पे इन्वॉल्व था सेक्शन 167 को लेकर। अब सबसे पहले ये समझ लो कि 167 में क्या लिखा हुआ है और क्यों यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया गया। इस केस में जो सेक्शन 167 है कंपनीज एक्ट का, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि 167 में ऐसा क्या लिखा है जिसको यहाँ पे चैलेंज किया गया था। कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, जिसमें हुई है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर कि कुछ ग्राउंड्स है कि अगर कंपनी ने प्रॉपर फाइलिंग नहीं की तो वहां पे क्या होता है, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होता है। वहां क्या हुआ है कि अगर कोई भी डायरेक्टर 164(2) में क्या होगा, डिस्क्वालीफाई होगा। केस में क्या होगा, जिस कंपनी में डिफॉल्ट हुआ है उसमें तो वो एज ए डायरेक्टर कंटिन्यू करेगा, लेकिन इसके अलावा जितने भी कंपनी में वो डायरेक्टर है वहां से उसको अपनी पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, वैकेट करना पड़ेगा। मतलब कि जिस कंपनी में गलत हुआ, जिस कंपनी में डिफॉल्ट हुआ, उसमें तो आप डायरेक्टर बने रहोगे, जो बाकी दूसरी कंपनी है जिसमें आप डायरेक्टर हो वहां से आपको पोजीशन को वैकेट करना पड़ेगा। तो बस इसी ग्राउंड को लेकर यहाँ पे चैलेंज किया गया कि ये तो अनइक्वल ट्रीटमेंट है, ये तो जो प्रोविजन है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हो। आप बाकी कंपनी से निकाल रहे हो और जिसमें एक्चुअली डिफॉल्ट हुआ, जहां से निकलना चाहिए था, उसमें उस डायरेक्टर को कंटिन्यू रख रहे हो, तो ये प्रोविजन हटना चाहिए। अब इन्होंने यहाँ पे डिसीजन क्या दिया, इन्होंने यहाँ पे समझाया कि जो प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। क्यों वैलिड है, आप एक चीज समझो कि जिस कंपनी में डिफॉल्ट हुआ है, अगर हम वहां से इस पर्सन को हटा देंगे तो हमें दूसरे डायरेक्टर्स लाने पड़ेंगे। जब हम डायरेक्टर लाएंगे और कंपनी में डिफॉल्ट हुआ है तो उनके ऊपर भी क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगा। ऐसे पर्सन कैसे वर्क कर पाएगा, इसलिए हमने बोला कि जिस कंपनी में आपका डिफॉल्ट हुआ है उस कंपनी में आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा एज अ डायरेक्टर। यहाँ पे केस नंबर 26 मुकुट पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिल्ली हाईकोर्ट का यहाँ पे केस था। यहाँ पे अगेन 164 की बात हुई है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर की बात हुई है, और यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये इन्वॉल्व है कि क्या कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन है 164(2) वो रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होगा या प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों आया वो समझ लेते हैं। क्या हुआ था कि कंपनी ने कुछ डिफॉल्ट किए थे 2014 से लेकर 2016 फाइनेंशियल ईयर में, और उन्होंने डिफॉल्ट क्या किए, उन्होंने एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किए। 164(2) में क्या हुआ, डिस्क्वालिफिकेशन आ गया। जब 164(2) में डिस्क्वालिफिकेशन आया तो एक लिस्ट निकाली गई जिसमें सारे डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर्स के नाम लिखे हुए थे। जब वो डायरेक्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट निकाली गई तो कंपनी के डायरेक्टर ने उस लिस्ट को चैलेंज किया कि ये लिस्ट तो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि उन्होंने बोला कि सिर्फ 2014 से 16 में ही डिफॉल्ट नहीं हुए हैं, उसके पहले भी हमारी कंपनी में डिफॉल्ट हुए हैं। 2012 से लेकर 2014 में डिफॉल्ट हुआ, 2013 से लेकर 2015 में डिफॉल्ट हुआ। उन डायरेक्टर्स को भी इस लिस्ट में क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए। तो यहाँ पे बताया गया कि कंपनीज एक्ट 2013 रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं है, प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल है। जब से ये एक्ट आया है तब से ही क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। पुराने एक्ट्स के लिए यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे बोला गया कि कंपनीज एक्ट इज प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल, नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। अगर हम किसी भी एक्ट की बात करें ना, चाहे वो कंपनीज एक्ट है या कोई भी दूसरा एक्ट है, वो प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होता है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। केस नंबर 27 जिंदल स्टील एंड पावर वर्सेस अरुण कुमार, एनसीएलटी ने यहाँ डिसीजन दिया था। ये केस हम स्टार्टिंग में भी पढ़ चुके हैं, जो हमारा केस नंबर 2 था वो यही केस था। क्वेश्चन था कि अगर एक कंपनी का आईबीसी के अंदर लिक्विडेशन प्रोसीडिंग चल रही है, क्या यहाँ पे सेक्शन 230 232 में ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के लिए पिटीशन फाइल की जा सकती है। तो यहाँ दिया गया कि यस इट इज अलाउड, क्योंकि हम देखें कि इसका रीजन क्या है। एक तरफ लिक्विडेशन है, मतलब कंपनी बंद होने वाली है, और दूसरी तरफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो रहा है, मतलब हम कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यही
कि कंपनी रिवाइव हो, ना कि कंपनी बंद हो, इसलिए यहाँ पे ये अलाउड है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे अगेन दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्शन 29A ऑफ IBC में कोई पर्सन इनएलिजिबल है टू सबमिट अ रिजोल्यूशन प्लान, क्या वो अप्लाई कर सकता है फॉर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट? वो पर्सन इनएलिजिबल होगा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के लिए। हमारा केस नंबर 28 इंड शिफ्ट लिमिटेड वर्सेस आरओसी पंजाब, और यहाँ पे जो डिसीजन दिया था वो दिया था NCLT ने। अब आप लोगों को पता होगा कि जब कंपनीज एक्ट 2013 आया, कंपनीज एक्ट 2013 के बाद NCLT आया था, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 से पहले होता था CLB, कंपनी लॉ बोर्ड। अब इसके क्या हुआ कि एक कंपनी थी, कंपनी को डिपॉजिट्स का रीपेमेंट करना था, लेकिन कंपनी टाइम पे नहीं कर पा रही थी। कंपनी ने CLB से जाके बोला कि हम रीपेमेंट नहीं कर पा रहे डिपॉजिट्स का, आप एक करो कि इसकी इंस्टॉलमेंट फिक्स कर दो, हम धीरे धीरे करके जो सारा रीपेमेंट है वो कर देंगे। इसी बीच कंपनीज एक्ट 2013 इफेक्ट में आ गया, और वहां पे ये लोग फिर से पहुंच गए NCLT के पास कि हमें फिर से जो इंस्टॉलमेंट है उसको रिफिक्स करवाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिफिक्स करवाना है। NCLT ने मना कर दिया। ऑलरेडी आपको CLB से एक बार रिलीफ मिल चुका है, अब आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, और रिलीफ है वो तभी दिया जा सकता है जब कोई जेन्युइन रीजन हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, कोई रीजन नहीं है कि आपको फिर से रिलीफ दिया जाए। कंपनी NCLT के डिसीजन से एग्रीव्ड हो गई और वो गए NCLT के पास। NCLT ने भी क्या बोला कि आपको यहाँ पे कोई एक्सटेंशन, कोई रिलीफ नहीं मिलेगी, और अपील को भी रिजेक्ट कर दिया गया। केस नंबर 29 एस गोपा कुमार वर्सेस OBO बेटरमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ, OBO जो है वो जर्मनी की एक कंपनी थी। जर्मनी की कंपनी ने क्या करा, इंडिया की कंपनी में शेयर परचेस किए, उसे टेक ओवर किया और उसका नाम दे दिया OBO बेटरमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन होता है, सेक्शन नंबर 236, जिसमें प्रोविजन क्या बना हुआ है कि अगर किसी कंपनी के पास किसी कंपनी के 90% शेयर्स ऑलरेडी है, वो कंपनी क्या कर सकती है, दूसरी कंपनी के रिमेनिंग 10% शेयर्स भी एक्वायर कर सकती है, मतलब पूरे 100% अपने पास ले सकती है कंडीशंस को कंप्लाई करते हुए। यहाँ पे जो इंडिया है उन्होंने नोटिस इशू किया रिमेनिंग शेयर होल्डर्स को कि हमें क्या करना है, रिमेनिंग 10% शेयर्स को भी एक्वायर करना है। यहाँ पे NCLT का डिसीजन आया कि सेक्शन 236 में सिर्फ 90% होना इनफ नहीं होता, अगर आप रिमेनिंग 10% एक्वायर करने हैं के लिए जो अदर कंडीशन 236 में दी है आपको उसे भी क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप रिमेनिंग क्या कर सकते हो, 10% एक्वायर कर सकते हो। हमारा केस नंबर 30 हरिशंकरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और यहाँ पे डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। यहाँ पे जो सेक्शन इन्वॉल्व है वो है सेक्शन नंबर 130 रीकास्टिंग एंड रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स। अगर किसी रेलेवेंट अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि इस कंपनी के जो रिकॉर्ड्स है, जो कंपनी के अकाउंट्स है, उसे रिकास्ट और रीओपन किया जाए। इस केस में क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है, और कंपनी के अकाउंट जो है वो रीओपन होने चाहिए। यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने NCLT के पास क्या करा, पिटीशन फाइल की कि कंपनी के जो अकाउंट है उसे रीओपन रिकास्ट किया जाए। यहाँ पे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन किया, यहाँ पे ROC ने इंक्वायरी की कि कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पे NCLT ने अपना ऑर्डर पास किया, यहाँ पे NCLT ने अपना ऑर्डर पास किया कि कंपनी क्या होना चाहिए, अकाउंट्स रीओपन होना चाहिए। जो कंपनी के डायरेक्टर थे इससे क्या हो गए, अग्रीव्ड हुए, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या करा, अपील फाइल की कि ये जो यहाँ पे रीओपन करवा रहे हैं ये गलत है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि NCLT ने यहाँ पे सारे कंप्लायंसेस किए, सारे कंडीशंस को देख लिया है, और क्योंकि कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो यहाँ पे जो अकाउंट है उसे रीओपन किया जा सकता है। हमारा केस नंबर 31 केट्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मिस्टर के जगदीश। NCLT का यहाँ पे क्या हुआ था, डिसीजन आया था। यहाँ पे हमको बात करनी है सेक्शन नंबर 202 की। सेक्शन नंबर 202 होता है कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। उस प्रोविजन में लिखा हुआ है कि अगर कंपनी में कोई MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई होल टाइम डायरेक्टर है, या फिर कोई मैनेजर है, और उनको रिमूव किया जाता है ऑफिस से, वहां पे वो लोग एंटाइटल होंगे कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। लेकिन वहां पे कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं और लिखा हुआ है कि उन ग्राउंड्स के केसेस में कंपनसेशन नहीं मिलेगा। जैसे अगर किसी पर्सन ने फ्रॉड किया तो उस केस में वो कंपनसेशन लेने के लिए एंटाइटल नहीं होगा। ऐसे कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं, उन ग्राउंड्स पे कंपनसेशन नहीं मिलता।
इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, जो मिस्टर के हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर है कैट्स सॉफ्टवेयर के। कंपनी ने मिस्टर के को निकाला ये कहकर कि हमें अब क्या है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस है, हमें अब आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, इसलिए हम यहाँ से आपको रिमूव कर रहे हैं। मिस्टर ने यहाँ पे बोला कि मुझे कंपनसेशन चाहिए फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। कंपनी ने देने से मना कर दिया। मिस्टर के हैं उन्हें निकाला गया है फॉर लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, इसलिए ये एंटाइटल नहीं है कंपनसेशन लेने के लिए। यहाँ पे एनसीएलटी का डिसीजन आया कि जब हम सेक्शन 202 पढ़ते हैं, वहां पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि फॉर लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस पर्सन एंटाइटल नहीं होगा कंपनसेशन के लिए। तो यहाँ पे पर्सन जो है वो एलिजिबल होगा कंपनसेशन लेने के लिए, क्योंकि लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस वाला जो पॉइंट है वो उस सेक्शन में नहीं दिया गया। से वो है केस नंबर 32। केस नंबर 32 का नाम जो है मॉड्यूल से मिस हो गया है। इसमें जो केस हुआ था वो हुआ था उषा मार्टिन वेंचर लिमिटेड वर्सेस उषा मार्टिन लिमिटेड के बीच में। केस जो था 242 का था, मतलब ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का था। यहाँ पे क्या हुआ कि दो लोगों के बीच में ऑलरेडी केस चल रहा था ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का। यहाँ पे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन इन्वॉल्व है कि क्या कोई थर्ड पर्सन केस में इम्प्लीड हो सकता है क्या। इम्प्लीड होना मतलब ऐड हो सकता है क्या, या इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है क्या। जब दो लोगों के बीच में ऑलरेडी ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस चल रहा है, थर्ड पर्सन इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, अपने आप को इम्प्लीड करना चाहता है, अपने आप को उस केस में ऐड करना चाहता है, तो वो कर सकता है क्या। अब यहाँ पे वो जो पर्सन इम्प्लीड करना चाहता था, इंटरवेंशन की एप्लीकेशन फाइल करना चाहता था, वो थी एक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे इंटरवेंशन की एप्लीकेशन देना अलाउ किया गया। क्यों अलाउ किया गया, क्योंकि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने अपना नॉमिनी डायरेक्टर कंपनी में ऑलरेडी अपॉइंट किया हुआ था। बैंक अपना डायरेक्टर किसी भी कंपनी में तभी अपॉइंट करती है जब बहुत सारा पैसा वहां पे क्या किया हो, लैंड किया हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बैंक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंटरवेंशन की एप्लीकेशन देना अलाउ किया गया। केस नंबर 33 कनोदिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी दिल्ली। और यहाँ पे जो डिसीजन दिया था वो दिया था एनसीएलटी में। ये जो कंपनी है कनोदिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर रही थी। और आपको पता होगा कि अगर कोई कंपनी बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर रही है और उस कंपनी ने अपने आप को 455 जो कि होता है डोरमेंट कंपनी का सेक्शन, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन नहीं किया होता है, आरओसी क्या उस कंपनी को स्ट्रक ऑफ कर देता है। तो आरओसी ने इस केस में भी यही किया, आरओसी ने उस कंपनी को स्ट्रक ऑफ कर दिया क्योंकि कंपनी बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर रही थी। अब जो कंपनी थी वो स्ट्राइक ऑफ को क्या कर रही थी, अपोज कर रही थी। एनसीएलटी में जाके उन्होंने कई ग्राउंड्स रेज किए कि हमको तो आरओसी ने नोटिस इशू नहीं किया, जो नोटिस उनको कंपलसरी इशू करना था स्ट्रक ऑफ करने से पहले वो नोटिस ही हमको नहीं मिला। सेकेंड ग्राउंड रेज किया कि जो कंपनी है उसको बंद किया गया क्योंकि कंपनी बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर रही थी, लेकिन हम बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं। हमने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किए और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने रेवेन्यू भी डिस्क्लोज किया है। आरओसी ने यहाँ पे प्रूफ करते हुए बताया कि हमने कंपनी को क्या किया था, स्ट्राइक ऑफ करने से पहले नोटिस सर्व किया था। और दूसरी चीज जो कंपनी बात कर रही है कि कंपनी ने सारी प्रॉपर फाइलिंग की है, तो ऐसा नहीं है, कंपनी की प्रॉपर फाइलिंग नहीं हुई है। अब इसके अगेंस्ट में एनसीएलटी के पास केस गया और यही दो क्वेश्चन वहां पे इन्वॉल्व थे। पहला क्वेश्चन ये था कि क्या आरओसी ने नोटिस दिया था, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या कंपनी बिजनेस कैरी ऑन कर रही थी या नहीं कर रही थी। तो पहली चीज ये प्रूफ हो गई कि आरओसी ने प्रॉपर नोटिस दिया था। कंपनी से यहाँ पे प्रूफ मंगवाए गए कि आप प्रूफ करो कि आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे थे। जब कंपनी से प्रूफ मंगाए गए तो कंपनी ने यहाँ पे बताया कि एक हमारा इनवॉइस है 16-17 का जिसमें हमने 504 का रेवेन्यू अर्न किया है, और दूसरा 17-18 का जिसमें हमारी इनकम हुई है 1473। जब एनसीएलटी ने ये सारे इनवॉइसेस देखे तो एनसीएलटी को पता लगा कि ये जो इनवॉइस है वो कंपनी के नाम पर ही रेज किए गए हैं। तो यहाँ पे गलत प्रूफ हुई और यहाँ पे अपील को डिसमिस कर दिया गया। केस नंबर 34 शशि प्रकाश वर्सेस एनईपीसी। और यहाँ पे जो डिसीजन दिया था वो दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। यहाँ पे बहुत छोटा सा क्वेश्चन इन्वॉल्व है कि जो रेक्टिफिकेशन ऑफ रोम है, मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर जिसको हम बोलते हैं, अगर हमें क्या करना है, मेंबर के रजिस्टर में कुछ रेक्टिफिकेशन करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो ये पावर एनसीएलटी के पास है या फिर सिविल कोर्ट के पास है। यहाँ पे इसका आंसर बहुत सिंपल था, जब तक एनसीएलटी नहीं आया था हमने ये सारी पावर सिविल कोर्ट को देके रखी थी, सिविल कोर्ट ये सब डिसाइड करता था। लेकिन जब से एनसीएलटी आया है, रेक्टिफिकेशन रजिस्टर ऑफ मेंबर की पावर एनसीएलटी के पास है, तो पिटीशन भी एनसीएलटी के पास ही फाइल होगी।
केस नंबर 35 एस अहमद वर्सेस रोनी और एनसीएलटी यहाँ पे आया था डिसीजन। इस केस में क्या हुआ, ये केस था रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 241 एंड 244। जब हम बात करें ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट की, तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन मेंबर फाइल कर सकते हैं, लेकिन वहां पे 244 को कंप्लाई करना होता है। 244 में लिखा हुआ है कि आप ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन तब फाइल कर सकते हैं जब आपके पास कंपनी में 10% शेयर्स हों। अगर किसी पर्सन के पास 10% शेयर्स नहीं होते तो वो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। इसका एक एक्सेप्शन ये था कि एनसीएलटी के पास पावर है कि कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में वो इस परसेंटेज को क्या कर सकते हैं, वेव ऑफ कर सकते हैं। लेकिन वो कब होगा, जब कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो, तब एनसीएलटी बोल सकती है कि अगर आपके पास 10% शेयर्स नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। मतलब इस कंडीशन को वेव ऑफ किया जा सकता है, लेकिन ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे ये पर्सन पहुंच गए कि हमारे पास 10% शेयर्स तो नहीं है, लेकिन हम वेव चाहते हैं फ्रॉम दैट कंडीशन। यहाँ पे उनकी जो पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया गया और ये बोला गया कि वेवर तभी मिल सकता है जब कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो। यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर ग्राउंड नहीं है कि हम आपको यहाँ पे वेव ऑफ दें। केस नंबर 36 केजे सुरेश वर्सेस टीम लीज स्टाफिंग सर्विसेज, एनसीएलटी का आया था डिसीजन। इस केस में क्या हुआ, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर परचेज किए फ्रॉम शेयर होल्डर्स। यहाँ पे एग्रीमेंट ये हुआ कि जो भी इंस्टॉलमेंट है उसमें शेयर होल्डर को पेमेंट दिया जाएगा। इनिशियल पेमेंट दे देने के बाद कंपनी ने क्या करा, डिफॉल्ट कर दिया, शेयर होल्डर को अपना पैसा नहीं मिला। यहाँ पे दोनों कंपनी ने मर्जर स्टार्ट कर दिया, शेयर होल्डर को अपना पेमेंट नहीं मिला। शेयर होल्डर ये चाहते थे कि इनका मर्जर रुक जाए, तो मर्जर को स्टॉप करवाने के लिए उन्होंने ये केस फाइल किया कि इस मर्जर में जो हमको नोटिस मिलना चाहिए था वो नोटिस हमें नहीं मिला। जबकि जो यहाँ शेयर होल्डर है उन्हें केस ये फाइल करना था कि इनिशियल पेमेंट मिलने के बाद इन्होंने डिफॉल्ट किए और हमको हमारा अमाउंट नहीं मिला है। लेकिन उन्होंने केस किस चीज के लिए फाइल किया कि इनका मर्जर रुक जाए, इसलिए उन्होंने बोला कि हमको नोटिस रिसीव नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर थे उनके पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। नेक्स्ट केस है केस नंबर 36 एसएस हॉस्पिटैलिटी वर्सेस सूर्या कंस्ट्रक्शन, दिल्ली हाई कोर्ट का यहाँ पे आया था केस। यहाँ पे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन इन्वॉल्व है जिसका आंसर आप सभी लोग कर पाओगे कि अगर कोई केस रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट 2013 है तो हम सिविल कोर्ट के पास जाएंगे या हम एनसीएलटी के पास जाएंगे। सबका आंसर ये होगा एनसीएलटी के पास जाएंगे। तो यहाँ भी यही क्वेश्चन इन्वॉल्व था कि अगर हम बात सेक्शन नंबर 59 एंड 62 की रिलेटेड टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे सेक्शन है तो हम जो पिटीशन फाइल करेंगे, जो हमारा प्रॉपर फोरम होगा वो एनसीएलटी होगा, ना कि सिविल कोर्ट। तो यहाँ भी इस केस में यही चीज डिसाइड हुई। लीजिए क्या लिखा हुआ है, वेदर सिविल कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन ओवर डिस्प्यूट रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर अंडर कंपनीज एक्ट। तो जब एनसीएलटी तो सिविल कोर्ट का यहाँ पे कोई जुरिसडिक्शन नहीं होगा। यहाँ पे एनसीएलटी इज द प्रॉपर फोरम फॉर एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। और आज सेकेंड लास्ट केस, केस नंबर 37 करण गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिल्ली हाई कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन आया था। इस केस को समझने से पहले आप समझो कि एक डायरेक्टर का रेजिग्नेशन किस तरीके से होता है। जब भी किसी पर्सन को एज अ डायरेक्टर किसी कंपनी से रेजिग्नेशन देना होता है तो उस पर्सन को एक रेजिग्नेशन लेटर कंपनी को देना होता है। कंपनी को ये बताना होता है कि मैं कंपनी से रिजाइन दे रहा हूँ। साथ में उस डायरेक्टर को क्या करना होता है, DIR 11 रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। और कंपनी की ये ड्यूटी होती है कि कंपनी को DIR 12 जो कि कंपनीज एक्ट 1956 में होता था फॉर्म नंबर 32, वो ROC के पास फाइल करना होता है। इस केस में क्या हुआ, जो डायरेक्टर है कर्ण गुप्ता, इन्होंने कंपनी से दिया रेजिग्नेशन। इन्होंने इसके बारे में कंपनी को बता दिया, रजिस्ट्रार को बता दिया। कंपनी को यहाँ पे क्या करना था, उस समय जब 1956 था एक्ट, तो उस वक्त कंपनी को फाइल करना था फॉर्म नंबर 32। आज के हिसाब से देखें तो DIR 12। कंपनी फॉर्म फाइल करने में फेल हो गई। कंपनी ने फॉर्म 32 जो डायरेक्टर के रेजिग्नेशन का था वो फाइल ही नहीं किया। कंपनी ने क्या 164 जो हमारा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर का होता है उसमें कंपनी ने कर दिए डिफॉल्ट्स। जब कंपनी ने डिफॉल्ट की तो कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स थे उनके दिन को डीएक्टिवेट कर दिया गया, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, इंक्लूडिंग मिस्टर कर्ण गुप्ता। पर कर्ण गुप्ता तो ऑलरेडी रिजाइन हो चुका था, फिर उसे डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया? क्योंकि कंपनी ने क्या किया था, फॉर्म DIR 12 फाइल ही नहीं किया, इसलिए कर्ण गुप्ता कंपनी से रिजाइन ही नहीं हुए। और इस वजह से जो कर्ण गुप्ता है उनका दिन और वो भी क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए।
अब यहाँ पे पिटीशन फाइल की गई कि मैं ऑलरेडी रिजाइन हो चुका था तो मेरा डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे इसी के फेवर में डिसीजन आया कि एक डायरेक्टर जो ऑलरेडी रिजाइन कर चुका है, कंपनी के पार्ट पे यहाँ पे क्या हुआ है, डिफॉल्ट हुआ है कि कंपनी ने फॉर्म को टाइम पर फाइल नहीं किया। यहाँ पे जो कर्ण गुप्ता है उसके डिन को डीएक्टिवेट नहीं किया जाएगा, उसे रीएक्टिवेट किया जाए। लास्ट केस नंबर 38, ऋषिमा एसए इन्वेस्टमेंट वर्सेस आरओसी वेस्ट बंगाल। यहाँ पे डिसीजन आया हाई कोर्ट का। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन इन्वॉल्व है, देखिए क्वेश्चन क्या है। अ पर्सन अदर देन मेंबर और क्रेडिटर कैन ऑल्सो चैलेंज द स्ट्राइक ऑफ द कंपनी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इन्वॉल्व है कि अगर एक कंपनी का स्ट्राइक ऑफ हो रहा है तो एक ऐसा पर्सन जो कि ना ही कंपनी का मेंबर है ना ही कंपनी का क्रेडिटर है, क्या वो स्ट्राइक ऑफ को चैलेंज कर सकता है क्या? तो यहाँ पे आंसर है यस, वो कंपनी के स्ट्राइक ऑफ को चैलेंज कर सकता है रिट पिटीशन फाइल करके। तो एक पर्सन अदर देन अ मेंबर और अ क्रेडिटर कैन ऑल्सो चैलेंज स्ट्राइकिंग ऑफ द कंपनी बाय फाइलिंग अ रिट पिटीशन। और यहाँ पे होते हैं कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड सारे केसेस कंप्लीट। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा, हर एक केस स्टडी आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। हर एक केस की जो स्टोरी है उसे अपनी नोटबुक में या अपनी मॉड्यूल में जरूर से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तब आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ताकि वो लोग भी हर एक केस को अच्छे से समझ पाए। बनना है एक्सपर्ट तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल।